उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बवंडर उठ खड़ा हुआ है। वजह है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती। बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई गाली कांड के ऑडियो ने पूरे राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया था। उस ऑडियो में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण और उनकी पूर्व प्रेमिका के बीच हुई बातचीत ने सबको चौंका दिया था। इस बातचीत में चंद्रशेखर ने न केवल मायावती के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुने गए थे, बल्कि बसपा संस्थापक काशी राम तक पर आपत्तिजनक टिप्पणी उस ऑडियो में की गई थी। ऑडियो में यह भी दावा किया गया था कि मायावती को उत्तराधिकारी बनाने के लिए काशी राम पर दबाव डाला गया था। इस ऑडियो के वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि क्या मायावती अब कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं या कोई बड़ा ऐलान करेंगी। लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट मायावती ने ना तो कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया दी, ना ही कोई बयानबाजी की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिनकी जैसी सोच वैसी उनकी करनी। लेकिन चुप्पी के पीछे एक छिपी थी सुनामी, और अब वह फूट पड़ी है। गाली कांड के कुछ ही दिनों के बाद मायावती ने लखनऊ में मुस्लिम भाईचारे कमेटी की एक बड़ी बैठक बुला ली है। यह मीटिंग यूं तो औपचारिक लग रही थी, लेकिन इसके पीछे छिपा सियासी संदेश बहुत गहरा था। बसपा अब 2027 के चुनाव के लिए दलित मुस्लिम गठजोड़ के फार्मूले पर फुल एक्शन मोड में उतर चुकी है। बैठक में मायावती ने मुस्लिम नेताओं को खुला संदेश दिया कि 22% दलित और 20% मुसलमान अगर साथ आ जाएं तो बीजेपी की सरकार पल भर में गिर सकती है। मायावती का यह बयान सियासी समीकरणों को झकझोर देने वाला था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, कभी उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं दी गई उत्तर प्रदेश की राजनीति में और राष्ट्रीय स्तर पर। मायावती ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या अखिलेश यादव किसी मुस्लिम नेता को प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय पद दे पाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियों का भी हवाला दिया। बसपा की ओर से एक बुकलेट जारी की गई जिसमें बसपा राज में मुसलमानों के लिए किए गए 100 बड़े फैसलों का जिक्र था। मदरसा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं और सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। मायावती ने अपने नेताओं से कहा कि वे इस बुकलेट को ले जाकर मुस्लिम मोहल्ले में जाएं और लोगों को बताएं कि बसपा सरकार ही मुसलमानों की सच्ची हितैषी पार्टी है। मायावती की इस सधी हुई चाल से सबसे बड़ा झटका चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव दोनों को लगा है। चंद्रशेखर जो खुद को दलितों का मसीहा और मुसलमानों का भाई बताते थे, अब उसी मुस्लिम वोट बैंक पर मायावती ने दस्तक दे दी है। ऑडियो कांड ने चंद्रशेखर की छवि को पहले ही कमजोर कर दिया था। अब मायावती की रणनीति ने उनके राजनीतिक आधार को भी सीधा चुनौती दे दी है। दूसरी ओर अखिलेश यादव के लिए यह खतरे की घंटी है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान अब तक सपा के नेचुरल वोटर माने जाते रहे हैं, लेकिन अगर मायावती अपने इस मिशन में सफल होती हैं तो सपा का गणित पूरी तरीके से उलट सकता है। साल 2007 का इतिहास खुद इसका गवाह है, जब मुसलमानों और दलितों की एकजुटता होने पर बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था और मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। यह बात बीजेपी को भली भांत समझ रही है और उसको पता भी है कि अगर दलित मुस्लिम समीकरण अगर एक साथ आए और सक्रिय हुए तो उसको सबसे ज्यादा मजबूत चुनावी दीवार दरक सकती है, यानी बीजेपी दरक सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 41.3% वोट मिले थे, जबकि मायावती का वोट शेयर 12.9% था। मायावती का सीधा गणित है, अगर 20% मुस्लिम और 22% दलित वोट एकजुट हुए तो 42% का ब्लॉक तैयार हो जाएगा, जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पर्याप्त है। मायावती ने एक ही झटके में यह साबित कर दिया है कि यह अभी भी गेम चेंजर वो हैं। उन्होंने गाली कांड को मुद्दा बनाने के बजाय उसे अपने लिए अवसर में बदल दिया। जहां अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के समर्थक अभी भी ऑडियो की सियासी सफाई में देने में लगे हैं, वहीं मायावती ने शांत चाल में ऐसा मोहरा चला जिसने विपक्षी नहीं सत्ताधारी दल के खेमे में भी चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मायावती की राजनीतिक वापसी होगी या नहीं होगी, या बसपा युग का पुनर्जागरण होगा या नहीं होगा, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत अगले कुछ महीनों में इसका जवाब दे देगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। मायावती की यह चाल न सिर्फ रणनीतिक है बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। उन्होंने अपने विरोधियों को प्रतिक्रिया के जाल में फंसा दिया है और खुद विकल्प की जगह की में केंद्र की ओर लौट आई है।
हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को जनता के बीच सफाई देनी पड़ रही है कि वो मुसलमानों के सबसे अच्छे हितैषी हैं, दलितों के हितैषी हैं, वहीं दूसरी ओर मायावती अपने कैडर को पुनर्गठित कर रही हैं। अगर यह योजना जमीन पर उतर गई तो 2027 का रास्ता वाकई बहुजन पुनर्जागरण की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और एक बार 2007 की तरह मायावती फिर से उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि लगातार ये बातें देखी जा रही है कि मायावती सक्रिय हो रही है। कहा यह भी जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद का जो ऑडियो वायरल हुआ है, कई जगह से एफआईआर भी होने की खबरें आई थी। रोहिणी ने साफ तौर पे कहा कि मायावती ने कहा है कि इस पूरे मामले पर वो कार्रवाई करेंगी, लेकिन साफ तौर पे ये भी कहा रोहिणी ने कि अगर कोई ऑडियो गलत साबित कर दे, उन्होंने ये भी कहा कि बहन जी को खुद ये बात सामने आनी चाहिए, वो चंद्रशेखर के साथ मिलकर इस ऑडियो की पुष्टि करें, जांचें परखें, और अगर मैं गलत साबित होती हूं तो मेरे ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए। मैं जेल जाने को भी तैयार हूं और इंडिया वापस लौटने को भी तैयार हूं, लेकिन ऑडियो किसी भी तरीके से गलत नहीं है, ऐसा रोहिणी घावरी का कहना है। इस ऑडियो के वायरल होने पर चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर कहीं थोड़ी बहुत भी रोहिणी घावरी की बातों में सत्यता नहीं होती शायद, तो अब तक आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी जो थी वो मैदान में कूद चुकी होती और अब तक कई बड़ी कार्रवाइयां रोहिणी घावरी के ऊपर हो गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कुछ ना कुछ तो ऐसा छिपा है कि चंद्रशेखर आजाद चुप्पी साधे हुए हैं और सिर्फ इसको जब सवाल पूछा जाता है तो उसको चुप्पी में वो टाल देते हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि 2027 विधानसभा चुनाव इस बार जो दलित वोटर हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, और मुसलमान हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो किसके साथ जाएंगे? दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है? एक सवाल ये भी आप लोगों से है, चंद्रशेखर आजाद रावण या फिर बहन कुमारी मायावती? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।